बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। प्रोग्राम का आगाज़ इस अच्छी खबर से करेंगे कि पाकिस्तान की मेज़बानी में अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ वो नाकाम नहीं रहा। उसमें काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव एंड पर गईं और अब एक मरतबा फिर कोशिश की जा रही है कि दोबारा दोनों वफूद को बिठाया जाए और जिन मामलात के ऊपर इख्तलाफात रहे उनके ऊपर दोबारा सर जोड़ा जाए और एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की जाए जिसके नतीजे में अल्टीमेटली इस खत्ते में भी अमन हो और उसका फ़ायदा पूरी दुनिया को हो। जो गुज़िश्ता दौर रहा, जो इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान की मेज़बानी में हुआ, उसमें 3 से ज़ायद दौर हुए मुज़ाकरात में के। और पहला दौर जो था उसमें इनडायरेक्ट चीज़ें चली। एक जानिब से जो ड्राफ्ट था वो दूसरी जानिब मूव किया जाता था, फिर दूसरी जानिब का ड्राफ्ट जो है वो दूसरी एंड पर पहुँचाया जाता था। फिर फाइनली दोनों वफूद इकट्ठे हुए और उस वक्त ये नोट किया गया कि इंतहाई पॉजिटिव अंदाज में दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की, मुसाफा किया, फिर बैठे, पॉजिटिव नोट पर चीज़ें चलीं। ब्रेक हुई, ब्रेक के दौरान एक जानिब तेहरान की तरफ राब्ता हुआ, दूसरी तरफ जो है वो वाशिंगटन से कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश किए गए, फिर दोबारा सर जोड़े गए, फिर दोबारा पॉजिटिव नोट पर चीज़ें आगे बढ़ी। काफ़ी चीज़ों के ऊपर कंसेंसस डेवलप हुआ और इसी दौरान जो आखिरी दौर था उससे पहले मीडिया में ये खबरें आना शुरू होगी कि शायद आने वाले चंद घंटों में ज्वाइंट स्टेटमेंट आ सकती है या फिर मुज़ाकरात का ये दौर इतवार के रोज़ भी जारी रहेगा। फिर अचानक आखिरी दौर से पहले अमरीकी वफद में मौजूद जेरेड कुशनर, जो अमरीकी सदर के दामाद भी हैं, उनका किसी से राब्ता होता है। वो किससे राब्ता है नो वन नोज, लेकिन जो उस राब्ते के बाद का आखिरी दौर है जो गालिबन 40 मिनट तक जारी रहा, उसमें चीज़ें कंसेंसस की तरफ नहीं बढ़ सकी और फाइनली जेडी वैंस आए और मीडिया से गुफ्तगू करके वापस अमेरिका रवाना हो गए। अब एक तो बड़ी अहम चीज़ है कि उस गुफ्तगू के अंदर क्या ऐसा हुआ कि जिन मामलात के ऊपर कंसेंसस डेवलप हो रहा था वहाँ पर कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका और फाइनल कोई अरेंजमेंट जो है वो तय नहीं हो सकी। प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर हमने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने जा रहे हैं। फाइनली वहाँ पर नाकाबंदी की गई और उस नाकाबंदी के दौरान बहरहाल एक चीनी त्यारा जो है, चीनी जहाज़ जो है, बहरी जहाज़, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्रॉस भी कर चुका है, लेकिन काफ़ी सख्त रिएक्शन चीन की जानिब से इस पर आया और आज रूसी वज़ीर ख़ारजा भी इस वक्त चीन में मौजूद है और मौजूदा सूरत हाल के ऊपर वो चीन में अहम मुलाकातें करेंगे। उसके बाद इस खित्ते की सूरत हाल क्या हो सकती है, इसी पर बात करने के लिए मुझे इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सरदार मसूद खान साहब ने। पाकिस्तान के साबिक सफारतकार हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब रहे हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, बड़ी स्पेकुलेशंस हो रही हैं जब से पाकिस्तान के अंदर ये मुज़ाकरात का दौर हुआ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये अभी सिलसिला चलेगा और इंटरेस्टिंगली अच्छी खबरें ये भी हैं कि अभी तक सीज फायर इंटैक्ट है। आप क्या समझते हैं, जो 47 साल की रेवलरी थी, 47 साल के मसाइल थे, ये हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं बांध ली थी कि एक ही बैठक के अंदर ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? नहीं, जो मोहतात मुबसर थे या तजियाकार थे उन्होंने कहा था कि एक मीटिंग में मुश्किल है, लेकिन उम्मीद ज़रूर बांधनी थी और बांधी गई ताकि किसी तरीके से ये है कि मायूसी न फैले। मैं जब भी ये मुज़ाकरात के बारे में बात करता था तो मैं ये कहता था कि पाकिस्तान मेज़बान की हैसियत से ये कह ही नहीं सकता कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का रोल बहुत हसास था। बिल्कुल ठीक। मेज़बान भी और सालिस भी था, उसके बाद बड़ी मेहनत के बाद उनको यहाँ लाया था। हमारी उम्मीद थी कि बुनियादी नुकात के ऊपर उनका इत्तेफाक हो जाए, लेकिन वैसे जो यहाँ मुलाकात हुई है उसकी दोनों तरफ से जो फीडबैक आई है वो खासी मुस्बत है। अमेरिका से भी जो उनके सदर थे, सदर ट्रंप, और उसके अलावा नायब सदर जेडी वैंस जो बज़ाते खुद यहाँ मौजूद थे, अपने वक्त की सरबराही कर रहे थे, और जो ईरान में कायदीन यहाँ मौजूद थे वो वापस से गए तो उन्होंने भी कहा है कि बहुत अच्छी इंगेजमेंट हुई, खुशगवार माहौल में हुई। दोनों ने एक दूसरे के को इज्जत और एहतराम के साथ जो है तमाम मामलात एक दूसरे के साथ ज़ेर बहस लाए। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की कामयाबी है। अब आपका दूसरा सवाल ये है कि क्या ये ख़त्म हो गई है, जारी है? मैं समझता हूँ ये जारी है। अभी भी जो है, जो वहाँ से इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक या पाकिस्तान में दोबारा हो सकती है, तुर्की में या जिनीवा में, कहीं भी हो सकती है ये टॉक्स जो है, अच्छा सर, आपने क्योंकि चूंकि सारी ज़िंदगी सफारतकारी की है, आपने बड़ी अहम पोर्टफोलियोज़ पे आप रहे हैं,
ये कितना मुश्किल था सर एक ऐसे माहौल में जब दोनों अतराफ में टेंशन थी और दोनों अतराफ में एक ऐसी अप्रोच थी कि एक दूसरे की शक्लें तक देखने को, नाम लेने तक को कोई तैयार ना था। तो ऐसे में ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, और ये कैसे मुमकिन हो पाया कि पाकिस्तान ने एटलीस्ट दोनों को समझाया, पाकिस्तान की तजवीज़ पर दोनों ममालिक सीज़ फायर के लिए रजामंद हुए और अल्टीमेटली इतनी बड़ी सतह के वफूद दोनों अतराफ से आए, और जिस तरह आपने खुद फरमाया और जो कुछ रिपोर्ट भी हो रहा है कि बड़े पॉजिटिव माहौल में, बड़े अच्छे माहौल में दोनों वफूद जो है आपस में बैठ कर उन्होंने गुफ्तगू की। जी, मुमकिन था और वो पाकिस्तान ने मुमकिन बनाया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए नहीं, अक़वाम आलम में किसी और मुल्क का नाम ले लीजिए, बरतानिया, फ्रांस, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, किसी और, मैं तरक्की याफ्ता ममालिक जो अमेरिका के दोस्त थे। और इधर हमारे जो है एक और उलझन ये थी कि हमारे सऊदी अरब के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ भी ताल्लुकात हैं, लेकिन सऊदी अरब के साथ दिफाई ताल्लुकात हैं, जिस वजह से ईरान का एतमाद भी हासिल करना और अमेरिका का एतमाद भी हासिल करना ये बहुत मुश्किल था। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे बने हुए थे गुज़श्ता बरस से। मार्का हक के बाद हमें बहुत सी स्पेन में, वाशिंगटन में, और कायदीन एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे को बिल्कुल जान पहचान हो गई। तो इस वजह से आसान था। ईरान का ज़रा मुश्किल था क्योंकि हम उस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की वजह से बाउंड थे कि हम सऊदी सरजमीन का दिफा करें। तो ये मुश्किल था, लेकिन ये मुमकिन हुआ। और इसमें पाकिस्तान की मेहनत, और दूसरा ये है कि उसमें जो रेजिलियंस, मैं कहता हूँ रेजिलियंस और रेजोल्यूशन, कि भाई ये इस चीज़ को करवा के रहना है, क्योंकि न सिर्फ पाकिस्तान को इस पूरी सूरत हाल से बहुत ख़तरा है, बल्कि खित्ता जिसके साथ पाकिस्तान के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं उनको ख़तरा था। तो पाकिस्तान ने अमन और सलामती के लिए, माशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें की और वो कोशिशें कामयाब। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, अभी जो कुछ चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, जो कुछ खबरें मुज़ाकरात के हवाले से बाहर आई हैं, उसमें ये चीज़ें हैं कि जो पहला दौर था मुज़ाकरात का वो इनडायरेक्ट था। उसके बाद दोनों वफूद आपस में बैठे और जब दोनों वफूद एक दूसरे के सामने आए तो बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे के साथ मिले, और उसके बाद बड़े पॉजिटिव जो है वो नोट के ऊपर चीज़ें चल रही थी। जो अंदर ब्रेक्स आई, ब्रेक्स के दौरान दोनों ने जो है वो अपने अपने मुल्क राब्ता किया। एक जानिब वाशिंगटन में राब्ते हो रहे थे, दूसरी जानिब तेहरान में राब्ते हो रहे थे, लेकिन जब दोबारा अगला दौर शुरू होता था तो पॉजिटिव नोट पर शुरू होता था। फिर हमने जो अब इत्तलात हैं कि एक फ़ोन कॉल, आखिरी जो मुख्तसर राउंड था 40 मिनट का, जिससे पहले ये इत्तलात थी और वेस्टर्न मीडिया में कुछ सोर्सेज रिपोर्ट भी कर रहे थे कि शायद ये मुज़ाकरात इतवार के रोज़ भी जारी रह सकते हैं, लेकिन आखिरी राउंड मुख्तसर हुआ और उस राउंड से पहले कहा जा रहा है कि जैरेड कुश्नर की एक बड़ी लंबी फ़ोन कॉल रही और वो किसके साथ है वो कोई नहीं जानता। फिर ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची साहब, उनकी भी जो ट्वीट थी उसमें वो कहते हैं कि व्हेन वी वर जस्ट इंचेस अवे फ्रॉम इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी एनकाउंटर्ड मैक्सिमलिज्म, शिफ्टिंग गोल पोस्ट एंड ब्लॉकेड। तो ये चीज़ें हमने जिनेवा में भी देखी कि इस तरह के मामला वहाँ पर भी हुए। आपके ख्याल में पीछे क्या वजह रही होगी? कुछ लोगों का ख्याल है कि अमेरिकी सदर को जब इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि अब ये बिल्कुल कामयाबी की तरफ बढ़ गए हैं, तो वो चाहते थे कि इसकी अनाउंसमेंट वो करें, वो उसका सारा क्रेडिट लें, जेडी वैंस की इसका क्रेडिट ना ले जाएं। ये मुमकिन है जो आपने कहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके जो थे पूरे का पूरे जो मैंडेट लेके नहीं आए हुए थे, जुज़वी मैंडेट था दोनों तरफ से। जो अमेरिका की तरफ से ये था कि वैसे ये कहा गया कि अमेरिका की तरफ से नायब सदर जेडी वैंस को 100% मैंडेट नहीं था, और जिस तरफ आपने कहा कि सदर ट्रंप ने सोचा हो कि अगर ये रैप अप हो रही है डील, तो उनका वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। आपको याद होगा कि 2020 में जब मुज़ाकरात हो रहे थे तालिबान के साथ, जी। तो आखिरी दौर में सदर ट्रंप ने ये कहा था कि वो उन्हें व्हाइट हाउस में बुलाएंगे ताकि वहाँ से वो ऐलान कर सकें कि उनका और अफगान तालिबान का एक मुआहिदा हो गया है। लोगों ने इतराज़ किया, इस वजह से पीछे हट गए। तो उनका लीडरशिप स्टाइल ये है कि वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये है कि वो आपने खुद बता दिया कि अब्बास अरागची साहब ने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि हम बिल्कुल करीब थे और उसके बाद जो है अमेरिका की पोजीशन सख्त हो गई। लेकिन जो वो पूरी की पूरी तफसीलात आ रही हैं जिसके बारे में आपको पता है कि वहाँ असल में दो मामलात के ऊपर, तीन मामलात के ऊपर जो है इख्तलाफ राय शदीद था। पहला यमन के ऊपर था, माफ़ कीजिएगा, लेबनान। लेबनान, जी। लेबनान वहाँ जंग खत्म होनी चाहिए।
और हमें मालूम है कि इसराइल किसी सूरत में जंग बंद करने के लिए तैयार नहीं था वहाँ, कम से कम। और ईरान के सिलसिले में भी नेतन्याहू ने ये कहा कि उनके अभी अहदाफ बाकी हैं ईरान के हवाले से, और उनको वो पूरा करेंगे। यानी मतलब ये कि वो अमेरिका की जंगबंदी की पाबंद नहीं है। अगर जंगबंदी हो जाती है या उसके बाद मुस्तकिल जंगबंदी हो जाती है, कोई माहिदा हो जाता है, तो वो उसके पाबंद नहीं है, क्योंकि वो इन मुज़ाकरात में शरीक नहीं थे। दूसरी चीज़ जो था उनका न्यूक्लियर डील से मुतालिक था, और उसमें दो तीन इश्यूज सामने आ गए। एक ये कि वो कहते थे कि जो इसकी इन्वेस्टमेंट है उसको सिफर कर दिया जाए, रोक दिया जाए, कोई मॉरिटोरियम हो, को 5 साल का मॉरिटोरियम हो। जो इत्तलात के मुताबिक अमेरिका जो है वो मॉरिटोरियम को 20 साल का मांग रहा था, और ईरान और 5 साल के लिए तैयार था। 5 साल के लिए तैयार था। और फिर जो है कि जो उनके पास जो स्टॉक पाइल्स हैं 440 केजी ऑफ इनरिच्ड यूरेनियम, वो अमेरिका लेना चाहता था। खैर, कल आपने देखा होगा कि जो रूसी हुकूमत के तर्जुमान हैं पेस्कॉफ, उन्होंने ये कहा है कि रूस लेने के लिए वो तैयार है, लेकिन क्या ईरान उसे देने के लिए तैयार है या नहीं। इसी से मुतालिक ये था कि जो इस्फहान में दबा हुआ ये है स्टॉक पाइल, इसको स्टॉक पाइल या एनरिच्ड यूरेनियम का जो मवाद है, इसको जी किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाए, अमेरिका को इजाज़त दी जाए। और आखिरी जो चीज़ ज़ाहिर है बाइस इख्तलाफ बनी, वो ये आबना हरमूज की गवर्नेंस। एक चीज़ अनकन्फर्म्ड है कि अमेरिका भी टोल लेना चाहता था। यानी मतलब है, ये चीज़ें आई हैं सामने कि अमेरिका भी यहाँ से टोल लेना चाहे। उन्हें ईरान के टोल लेने पे कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन वो हिस्सेदार बनना चाहते थे। अब ये ईरानियों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये अगर अव्वल तो ये जो है आबी गुजरगाह फ्री है, इसका फ्री पैसेज होना चाहिए, इसमें किसी किस्म का कोई टोल नहीं होना चाहिए। ईरान ने एक ये जवाब दिया है कि वो तामीर नौ के लिए यहाँ से पैसे हासिल करेंगे, क्योंकि उनके मुल्क में तबाही और बर्बादी हुई है। दूसरी तरफ जो है अगर कोई माहिदा होना भी है, अगर कोई नया प्रेसिडेंट कायम करना है, तो वो फिर ओमान और ईरान के दरमियान होगा या खलीजी रियासतों के दरमियान होगा। वो एक बाहर से जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर है उसको ये इस्तेकाक नहीं दिया जा सकता। ये वो थे मामलात। लेकिन वो कहते हैं कि तकरीबन यानी 90% या 95% तक उनका इतफाक हो चुका था। और खुद जैसे कि आपने बताया अपने सवालात में कि किस तरीके से आखिरी लम्हे जो है ये सारे का सारा जो मामला था ये ख़त्म हो गया, और उसके बाद उन्हें जाना पड़ा दोनों वफूद को। और इसमें जो मरकज़ी चीज़ जो है उसमें बयानात मुख्तलिफ आ रहे हैं कि जो सदर जेडी वैंस जो है, नायब सदर जेडी वैंस जो है, और सदर ट्रंप, एक नुक्ता उनका इत्तफाक का है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज ऑन टॉप ऑफ द एजेंडा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अभी हमने देखा कि जिस वक्त नाकाबंदी की गई अमेरिकी नेवी की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, उसके बाद चाइना ने एक बड़ा एग्रेसिव रिएक्शन दिया है। आप चाइना में रह चुके हैं, आप चाइनीज़ की पल्स को बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि अब रूसी वज़ीर ख़ारजा भी हंगामी दौरे पर इस वक्त चीन में मौजूद हैं। आप उनकी प्रेजेंस को इस अहम मौके पर कैसे देख रहे हैं, और जो चाइनीज़ रिएक्शन है उसका कितना दबाव होगा अमेरिका पर, क्योंकि यहां पर तो कुछ खलीजी ममालिक जिनको अमेरिका अपना इत्तेहादी समझता है, उनकी अप्रोच भी अमेरिका से मुख्तलिफ है। और कल हमने देखा कि कतर के फॉरेन मिनिस्टर की जो फोन कॉल हुई अब्बास अरागची साहब के साथ, जो पिछली फोन कॉल थी गालिबन 4 मार्च की, उसकी निस्बत इस दफा माहौल काफी बेहतर दिखाई दिया दोनों ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स की, जो फोन कॉल के बाद जो सामने आया, प्रेस रिलीज सामने आई। चीन का ये बयान अमेरिका बहुत गौर से सुनेगा, और उसके बाद ये है कि अमेरिका नहीं चाहेगा, मैं समझता हूँ चीन भी नहीं चाह रहा, अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि उनके दरमियान बराह रास्त तसादम हो जाए। लेकिन ये बात भी सबको मालूम है कि जो ये नाकाबंदी हो रही है, ब्लॉकेड हो रहा है आपने हरमुज का, ये चीन के ऊपर हमला है। चीन की जो तेल यहाँ से ईरान से जाता है, क्योंकि उसकी बंदरगाहों से जो भी तेल जाता है वो तकरीबन उसका 90% ईरान के पूरे तेल के 90% जो है उसका खरीदार चीन है। तो इसका मतलब ये चीन की मईशत के ऊपर हमला है। और उसमें कई सूरतें हो सकती हैं। चीन जो है वो अपना नेशनल फ्लैग इस्तेमाल करना शुरू कर दे,
लेकिन चीन ये नहीं चाहेगा कि वह इस एकदम मुतसादम हो जाए अमेरिका से। दूसरी तरफ अमेरिका जो है उसके ऊपर अंदरूनी दबाव बहुत है कि ये जो जंग है इसको ख़त्म किया जाए। तो इसलिए वो भी इसे मजीद जो है इस तरफ जो अपना हरूस में उन्होंने जो नाकाबंदी की है, वो मेरा ख्याल है कि जंग करने के लिए नहीं है, वो दबाव डालने के लिए कि ईरान उनकी शराइत मान ले। और जब वो मान ले तो सदर ट्रंप ये कहें कि वो इसमें जीत गए, उन्हें फतह नसीब हुई है जंगी मैदान में भी और सिफारती मैदान में। जो खलीजी रियासतें हैं उन्होंने बासत राकसी के साथ रब्ते किए हैं। बिलखसूस आपने कतर के वजीर खारजा का जिक्र किया, उसके साथ साथ जो है सऊदी अरब के वज़ीर फैसल ख़ारजा। जी। फैसल बिन फरहान जो सऊदी अरब के जी। वजीर खारजा हैं, खुशगवार गुफ्तगू हुई है। और ये पाकिस्तान भी चाहता है कि खलीजी रियासतों और ईरान के इख्तलाफात खत्म हों। और बाय द वे इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान को जाता है। ये जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि तो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान इस जंग से पहले जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे उसमें पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार था, पाकिस्तान का था और चीन का किरदार था। बिल्कुल ठीक सर, मेरे पास आखिरी मिनट है, मुझे ये बताइएगा कि अगले महीने जो अमरीकी सदर ने चीन का दौरा करना है, आपको आज तक की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए लगता है कि अमरीकी सदर के दौरे चीन से बहुत पहले चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और पाकिस्तान ने जिस चीज़ का आगाज़ किया है इस खुद दुनिया में अमन के हवाले से, उसमें वो कामयाबी हासिल हो जाएगी? हमारी उम्मीद यही होगी और हमारी दुआ भी ये होगी, लेकिन जो हमें जो है अपना उसको बहुत ही गौर से देखना पड़ेगा नेक्स्ट 24 आवर्स 48 आवर्स। बल्कि जब ये 7-8 दिन रह गए हैं जो आर्जी जंगबंदी के, तो सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए, यानी जो फैसला होना चाहिए उससे पहले कि ये जंगबंदी में तोसी हो। अगर जंगबंदी के दौरान चीन और अमेरिका की सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें तो पता नहीं एजेंडा ही मुख्तलिफ होगा, क्योंकि खुद इनके दरमियान जो है पहले से जंग के अलावा भी बहुत से इख्तलाफात बिल्कुल मौजूद ठीक। हैं बिल्कुल के हवाले से। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि उनकी इन दोनों सदूर की मुलाकात से पहले जो है ये मामला हल हो चुका हो। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद एक चीनी तेल बरदार जहाज़ जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर चुका है। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका की अप्रोच क्या हो सकती है टुवर्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे, उसके बाद इसी सिलसिले के ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे कि न जाएगा। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हर्म्स स्ट्रेट ऑफ हर्म्स जो है उसको उसकी नाकाबंदी कर दी है। अब ये कितना ख़तरनाक अमल है? दूसरा, कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि ईरान के पास तकरीबन 6000 समंदरी माइंस हैं और अगर ईरान वो बिछा देता है तो उसको क्लियर करना कितना मुश्किल हो जाएगा। चीन का जिस कदर एग्रेसिव रिस्पॉन्स इसके ऊपर आया है, क्या अमेरिका के लिए मुमकिन है कि वो देर तक इसकी नाकाबंदी जारी रख सके? प्रोग्राम के हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर चूंकि अब ये भी इत्तलात हैं कि दोबारा मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए कोशिशें काफ़ी तेज़ जारी हैं, तो उसके कितने इम्कानात हैं, इस पर भी प्रोग्राम के हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया वीडियो लिंक पर रियर एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने, सदर हैं पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम अफेयर्स के। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक किया है, ब्लॉकेट किया है अमेरिका की जानिब से, आपके नज़दीक मौजूदा सिनेरियो में जब एक जानिब अमन के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, दोनों अतराफ से जो पहली गुफ्तगू की बैठक हुई उसमें कोई इतनी नेगेटिव चीज़ें सामने नहीं आई, मेजॉरिटी चीज़ों के ऊपर कंसेंसस डेवलप हुआ और कुछ चीज़ों पर इख्तलाफ है जिसके बारे में अब इत्तलात हैं कि अगली सिटिंग के लिए कोशिशें हो रही हैं और आने वाले दिनों में उस हवाले से भी कोई मस्बत पेशरफ्त हो सकती है। ऐसे में अमरीकी सदर का ये इक़दाम नाकाबंदी का, ये आपके नज़दीक किस कदर ख़तरनाक है और ये अमन की इन कोशिशों को ख़राब कर सकता है या ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है? जी बिल्कुल, देखिए अगर इसकी एकेडमिक, लीगल और टेक्निकल इंटरप्रिटेशन पे जाएं कि ब्लॉकेड है क्या, तो ये बड़ा क्लियर है इंटरनेशनल लॉ में कि ब्लॉकेड इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो जब सीज फायर था, नेगोशिएशन चल रही थी और आपने ब्लॉकेड इन्फोर्स कर दिया, तो उसका मतलब है कि टेक्निकली, लीगली आप वॉर की स्टेट में चले गए। तो अब ईरान के ऊपर इसकी पासदारी जो है वो लीगली नहीं बनती, लेकिन वो उसको फॉलो कर रहे हैं, इसको सीज फायर को अभी तक ऑब्जर्व कर रहे हैं। और खुदा का शुक्र है कि अभी तक दोनों
तरफ से कोई इस तरह की वायलेंस जो है वो इनिशिएट नहीं हुई। सीज फायर अभी भी होल्ड कर रहा है, मगर ये बहुत ही फ्रेजाइल सीज फायर है, क्योंकि जो लफ्ज ब्लॉकेड का इस्तेमाल ही इसका मतलब है कि हमने आप पे दोबारा जंग मुसल्लत कर दी। तो ये तो एक बहुत इसका एक अहम है कि जो मेरे ख्याल में लोगों को वैसे होना वैसे चाहिए। आपके नज़दीक सर ये एक स्ट्रैटेजी है ईरान को प्रेशराइज करने की, या अमरीकी सदर का जो रवायती एक अंदाज है जिसमें वो बड़कों पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, ये सिर्फ एक भड़क है? क्योंकि हमने देखा कि चीन का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है और अब इत्तलात ये हैं कि चीन का एक तेल बरदार जहाज़ वो बगैर किसी हडल के आपने हर्म्स को क्रॉस भी कर गया है। जी बिल्कुल, चीन का इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने कहा कि ये अपना हुर्मुज़ जो है ये एक आलमी तिजारत के लिए खुली रहनी चाहिए और इसी में ही सबका इंटरेस्ट है। और आप ये भी आपने दुरुस्त फरमाया कि जी जो चीन से जो एसोसिएटेड जहाज जो कि चीन के लिए तेल लाते थे, वो मेरे ख्याल में कोई थर्ड कंट्री में रजिस्टर्ड है। चाइनीज फ्लैग जो वो तिजारती जहाज नहीं है, वो बिल्कुल पर्शियन गल्फ में एंटर किया उन्होंने, लेकिन वो ईरान नहीं जा रहे। तो ऐसा वो जो ब्लॉकेट की जो एक टिपिकल है वो उन पे एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि अमेरिका ने अनाउंस किया है कि सिर्फ उन जहाजों को जो ईरान की पोर्ट में जाएंगे या वहां से तेल लेके दूसरी तिजारत लेके निकलेंगे, सिर्फ उन जहाजों का ब्लॉकेट किया जाएगा। ये सेंटकॉम की स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है। उससे पहले जो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट थी वो थोड़ी सी उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट की, क्योंकि वो उन्होंने बिल्कुल एक ब्लैंक चेक की तरह से उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हम बंद कर देंगे, टोटल आना जाना बंद कर देंगे। और इवन उन्होंने ये भी कहा कि जो दूसरी नॉन ईरानियन पोर्ट से भी जो ऐसे जो जहाज जो कि तेल देकर उसको टॉल देकर आ रहे हैं ईरान को, उनको भी हम रोकेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये अनडूएबल था और ये सेंटकॉम ने बड़ा अच्छा किया कि जब उन्होंने अपनी और आप क्या समझते हैं स्टेटमेंट कि सेंटकॉम ने ये जो स्टेटमेंट दी, जो जिसके बाद ये क्लैरिफिकेशन आई है, ये चीन की धमकी के बाद सेंटकॉम को ये मुनासिब लगा कि अब अपने प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट जो है उसको थोड़ा क्लियर कर दिया जाए? जी मैं इसकी एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं कि कौन सी चीज पहले थी और कौन सी बाद में थी, लेकिन मेरे ख्याल में सेंटकॉम ने शायद ये पहले आर्टिकुलेट कर चुका था, क्योंकि यही डुएबल है। क्योंकि जब आप ब्लॉकेट डिक्लेयर करते हैं तो इट हैज टू बी स्पेसिफिक डिक्लेयर्ड, उसकी ज्योग्राफिकल लिमिट्स डिफाइन करते हैं आपके किस कंट्री के खिलाफ है, इम्पार्शियल होता है। जैसे उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क का जहाज अगर ईरान जाएगा और ईरान से वापस आएगा तो उसके ऊपर ब्लॉकेट इम्पोज कर देंगे। ये कंडीशंस होती हैं और इट हैज टू बी इंश्योर्ड। अभी जो आपने बात की कि ये क्या डुएबल है या नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये डुएबल नहीं है, क्योंकि अभी आप देखें कि काफी सारे इस तरह के, अगर चीन जो है उसका ईरान की जो तेल का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा चाइना को एक्सपोर्ट होता है। वो जरूरी नहीं कि वो चीनी स्टेट ओन शिप्स हों या चाइनीज परचमबरदार जहाज हों। वो एक थर्ड कंट्री के जो जहाज हैं, जो जिनको हम फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं, उनके ऊपर भी जो तेल जो है वो चाइना जा सकता है। लेकिन अगर अमेरिका उन जहाज़ों को पकड़ता है, सबसे पहले तो ये कि वो गल्फ ऑफ ओमान में या नॉर्थ अरेबियन सी में रह के वो पकड़ेंगे, अब हॉर्मज़ के इतने करीब नहीं जाएंगे। तो वहां पे वो चेज करके उन जहाज़ों को वो पकड़ते हैं अगर, तो अगर चीन की तेल की सप्लाई मुतासर होती है तो हो सकता है कि चाइना ये डिसाइड करे कि वो अपना परचम बरदार तजारती जहाज भेजे। उसके ऊपर जो अगर उसको रोकना जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अमेरिका उसको रोक पाएगा कि नहीं। हालिया में क्यूबा में तो उसने रशियन जहाज नहीं रोका। लेकिन आपकी आपकी असेसमेंट क्या है सर? मेरा अगला सवाल भी इसी से मुतालिक था। आपने कहा कि अगर चीनी परचम बरदार जहाज जाता है तो वो अमेरिका के लिए मुश्किल होगा। चीन इस वक्त ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और चीन जो है वो तकरीबन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 90% तेल ईरान का जो है वो चीन परचेज करता है। अगर चीन अपना परचम बरदार जहाज बेचता है और अमेरिका उसको रोकने की कोशिश करता है, तो आपके नज़दीक फिर क्या सिनेरियो होगा? जी मेरे ख्याल में ये बहुत एक कैलकुलेटेड मूव होगी। इसमें चीन भी फौरन शायद ये टेस्ट ना करना चाहिए अमेरिका का रिजॉल्व, और अमेरिका भी फौरन, अगर चीन इस तरह करता है तो वो भी फौरन जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट को ब्रॉडन करना या अपने डिजाइन उनके डिफीट हो जाएंगे, वो भी शायद अमेरिका ही फौरन नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल में अभी बहुत सेक्टर्स ये बड़े क्लीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखें क्या होगा। अभी तक फिजिकली कोई शिप इंटरसेप्शन की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। अमेरिका ने कोई भी तिजारती जहाज अभी तक ईरान से आने वाला, चाहे वो कोई मार्शल आइलैंड का फ्लैग हो या उसपे पनामा का रजिस्टर्ड हो, अभी तक उन्होंने पकड़ा नहीं है। मेरे ख्याल में जैसे ही ये इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो साथ आपने कहा कि मुज़ाकरात का जो सेकंड राउंड है, इसकी जो बातें जो है वो बहुत जोर पकड़ गई हैं, और अल्लाह करे कि ऐसा हो। दुनिया के मुल्क से फिर से जो एक हॉस्टेज होने जा रही है, क्योंकि ईरान का तो मिशन बड़ा क्लियर है। पहले उन्होंने अपना हॉर्मुज़ को कहा था कि सबके लिए खुली है, सिर्फ अमेरिका और उसकी जो इसराइल और उनके जो इत्तेहादी हैं जो जंग में एक्टिव हिस्सा ले रहे हैं, सिर्फ उनके जहाज़ों के लिए बंद है।
अब अगर ईरानी जहाज़ों के लिए अमेरिका बंद करेगा तो ईरान तमाम जहाज़ों के लिए वो बंद कर देगा और उसकी वजह से फिर एक दफा वर्ल्ड इकोनॉमी एक शॉक में जाएगी। बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, बहुत सी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ईरान के पास तकरीबन 6000 के करीब समंदरी माइंस जो हैं वो मौजूद हैं। एक तो क्लियरली बताइएगा थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए कि ये समंदरी माइन है क्या चीज़, इसको किस तरीके से बिछाया जा सकता है, और 6000 का जो नंबर है ये अमेरिका के लिए कोई ख़तरनाक फिगर है या नहीं? जी बिल्कुल, जैसे बारूदी सुरंग तो एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक वाइडली नोन एक कॉन्सेप्ट है कि बारूदी सुरंग क्या होती है, जिसको हम आमतौर पे ऐसी जमीनी रास्ता जहाँ से दुश्मन की फौजों की आमद मुतवक्किल हो, वहाँ पे उसका थोड़ा सा जमीन खोद के उसके अंदर उसको छुपा दिया जाता है ताकि कोई भी दुश्मन की गाड़ी या उनके फौजियों का पाँव या उसके ऊपर चले तो वो एकदम से फट जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह एग्जैक्टली इसी तरह समुद्री बारूदी सुरंगें भी होती हैं, उनको समुद्र में इस तरह से बिछा दिया जाता है कि वो सतह समुद्र शैलो वाटर्स में जाके वो नीचे उनको एक वजन है वो होल्ड कर लेता है। उसके ऊपर एक केबल होती है जिसके ऊपर वो माइन जिसके अंदर एक्सप्लोसिव लगा हुआ होता है। पुराने जमाने में कॉन्टेक्ट माइंस होती थी, उसके ऊपर आपने देखा होगा अगर माइन की गूगल की तस्वीर करें तो इस तरह के सींग चारों तरफ के हॉर्न्स निकले हुए होते थे, तो वो फिजिकली जब टकराता था जहाज तो वो फट जाती थी। लेकिन अब माइंस में भी बहुत एडवांसमेंट हो गई है, वो इंटेलिजेंट माइंस हो गई हैं, वो प्रेशर सेंस करती हैं दूर से। वो जहाज का एक टिपिकल सिग्नेचर है कि उसको पता होता है कि अच्छा ये वो वाले जहाज आ रहा है, तजारती जहाज है या जंगी जहाज है, तो उस हिसाब से वो प्रोग्राम उनको कर सकते हैं कि किस टाइम पे वो एक्टिवेट होंगे। तो 6000 माइंस और इतना तंग सा जो आबी गुजरगा है उसमें तो वो एक क़यामत बर्पा कर सकती है अगर वो सारी डिप्लॉय हो जाए। अभी सारी डिप्लॉय हुई नहीं है, ये बिल्कुल ओपन सोर्स में ये चीज आई है कि ईरान ने भारत में सुरंगें बिछाई हुई हैं। और बल्कि एक वाइल्ड कार्ड खबर ये भी थी कि अब ईरान को खुद भी नहीं पता क्योंकि वो क्या थोड़ी सी ओल्ड जनरेशन थी, वो ड्रिफ्ट हो गई। तो इस चीज ने एक मकसद पैदा कर दी है। जो सेंटकॉम है वो इस वक्त अंडर वाटर ड्रोन्स के जरिए वहाँ पे एक एस्टेब्लिश कर रहा है, एक सर्वेलेंस कर रहा है कि माइंस कहाँ कहाँ पड़ी हैं। फिर उसके बाद एक न्यूट्रलाइजेशन का फेज होता है कि वो देखें वो किस स्टेज पे डिसाइड करते हैं कि वो माइंस को न्यूट्रलाइज करें और उसको अभी गुजर के बाद को सेफ बनाएं। लेकिन ये बहुत अर्ली बातें हैं, मेरे ख्याल में जब तक कॉन्फ्लिक्ट मुकम्मल सीज फायर नहीं होगा तब तक माइंड कीपिंग और माइंड क्लियरेंस की तरफ सोचना भी महाल होगा। बिल्कुल। और आपके नज़दीक सर कितना प्रेशर होगा इस वक्त अमरीकी सदर पर, चूंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि खलीजी ममालिक भी ये नहीं चाहते कि यहाँ पर नाकाबंदी हो। वो चूंकि ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला तो उसके बाद एक मरतबा फिर चले नॉर्मल नहीं तो एटलीस्ट वहाँ से जो है वो तजारत शुरू हुई, तेल बरदार जहाज़ों ने और दीगर जहाज़ों ने वहाँ से मूवमेंट जो है वो शुरू की। अभी हम देख रहे हैं कि खलीजी ममालिक भी इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट थी कि नेटो के कुछ ममालिक, बड़े मजबूत ममालिक, वो मेरा साथ देने को तैयार है, उन्होंने तो क्लियरली कह दिया कि हम बिल्कुल ऐसी किसी चीज़ को ना सपोर्ट करते हैं ना हम इसके अंदर अमेरिका का साथ देंगे। तो अमेरिकी सदर के ऊपर इस हवाले से कितना प्रेशर होगा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कभी भी जंग की वजह नहीं थी, जो एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर है, उसका बंद होना, और जिसके बारे में वो ये कहते रहे कि ये खुले या ना खुले मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनकी फ्रस्ट्रेशन भी हमने देखी कि किस तरीके से उन्होंने किस तरह की जबान का इस्तेमाल किया और अब वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं इसको खोलने के हवाले से। जी बिल्कुल, अगर वो इसको खोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली ब्लॉकेड जो है वो इस मामले में मदद नहीं करेगा, क्योंकि ब्लॉकेड के एनफोर्स जैसे ही एक्टिवली एनफोर्स होता है तो ये अब्दाए हुर्मुज़ फिर से बंद हो जाएगी, मुकम्मल बंद हो जाएगी। तो मतलब इसकी स्ट्रेटजी जो आपने एक पहले सवाल किया था तो ये इसका क्या मकसद क्या है फिर इस वक्त इस ब्लॉकेट का। तो मेरे ख्याल में इस वक्त इस ब्लॉकेट का मकसद दबाव डालना तो हरगिज नहीं है, क्योंकि जो मुल्क के हफ्ते के शदीद बमबारी के बावजूद जो है उसने अपने कोर इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज नहीं किया, जिस तरह सामने आया मुज़ाकरात के बाद भी कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे ईरान ने अभी तक कंप्रोमाइज नहीं किया। तो वो ब्लॉकेट तो एक लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट आता है कि आप तेल बरदार जहाज जो है वो रोकते हैं और उससे जाहिर है उनकी इनकम है। और तो वो लॉन्ग टर्म ये तो ब्लॉकेट तो जनरली एक्टिव वॉर से पहले एक फर्स्ट एक्शन होता है कि अगर किसी मुल्क पे आपने एक तवील जंग मुसरत करनी है तो पहले आप उनको ब्लॉकेट करते हैं, मुहासरा करते हैं, उनको चोक करते हैं तमाम सप्लाईज, ताकि अगर वो प्रेशर से वो बात नहीं मानते तो फिर जंग शुरू होती है। तो ये एक तरह से पोस्ट वॉर ब्लॉकेड जो है ये मेरे ख्याल में इसका जो एक्चुअल मकसद ये है कि वो अपनी जो एक शिकस्त है, जो अपनी एक अजीमत है, उसको डिफ्यूज करके वो आहिस्ता आहिस्ता बजाय कि एकदम से एग्जिट कर जाए या एकदम से वो कोई ईरान की एक राइट मान लें और उस पर जंगबंदी कर दें, उसको एक लॉन्ग वॉर में शक्ल देके और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो एग्जिट वो यहाँ से करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सर।
आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़िर एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब सदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने तफसीलन सुनी। नाज़िर, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जहां अमन के लिए कोशिशें कर रहा है, इस्लामाबाद ने पीस टॉक्स को होस्ट किया, जिसका फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, ईरान को नहीं, अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को होना है। ऐसे में भारत में मुसलसल चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। मुसलसल भारत का गोदी मीडिया और भारत की हुकूमत ऐसी घटिया पोस्टरिंग कर रही है, ऐसी घटिया रिपोर्टिंग कर रही है, जिसका मकसद शायद ये है कि ये अमन कायम ना हो सके और पाकिस्तान के क्रेडिट में ये चीज़ ना जा सके। बुनियादी तौर पर ये अप्रोच है क्या, इसका मकसद क्या है, इसको ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। और इसके लिए भारत से सीनियर सहाफ़ी और द प्रिंसिपल इंडिया के एडिटर अजय शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कहीं न जाएगा, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, हमने देखा कि पाकिस्तान की इस दुनिया में क़याम अमन के लिए जो काविशें थीं, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई और जिसको पूरी दुनिया ने इंतहाई पॉजिटिव अंदाज में देखा, ऐसे में एक मुल्क ऐसा है, उसकी हुकूमत ऐसी है, बल्कि उस मुल्क के अंदर भी जितने सेन लोग हैं उन्होंने इसकी तारीफ की, लेकिन उसकी हुकूमत वो मुसलसल एक स्पॉइलर का किरदार अदा करती है। और वो मुल्क कोई और नहीं, सिर्फ भारत है। हमने देखा कि पाकिस्तान जब एक जानिब क़याम अमन के लिए कोशिशें कर रहा था, इस्लामाबाद पीस टॉक्स को होस्ट कर रहा था, और वो पीस टॉक्स जिनका अगर पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है तो भारत भी इस खित्ते में उन ममालिक में शामिल होगा जिसका सबसे ज्यादा जिसको इसका फायदा होगा। लेकिन भारत के अंदर वजह क्या है कि उनका मीडिया तुला रहा इस चीज के ऊपर कि ये पीस टॉक्स नाकाम हो जाए। उनकी हुकूमत इस चीज के ऊपर जोर लगाती रही कि किसी ना किसी तरह यहां पे एक स्पॉइलर का किरदार अदा किया जाए ताकि अमन अल्टीमेटली कायम ना हो सके। प्रोग्राम के इस हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक्सपोज करें उस अप्रोच को भी, और ये जानने की कोशिश करें कि जब फायदा भारत को भी है तो क्यों ये चीखें मारी जा रही हैं। और इसके लिए भारत से मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है अजय शुक्ला साहब ने, सीनियर भारतीय सहाफ़ी हैं, एडिटर है द प्रिंसिपल इंडिया के। अजय भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अजय भाई, आप भारत में उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने हक का साथ देने का ऐलान किया, और आप लोगों ने मुश्किलात के बावजूद अपनी हुकूमत की गलत पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया। मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान पीस टॉक्स होस्ट कर रहा है, अगर ये कामयाब हो जाती हैं तो इसका फायदा भारत को भी है, इसका फायदा पूरी दुनिया को है। क्यों भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत इस कदर चीख रही है, एक ऐसा किरदार अदा करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ये पीस टॉक्स जो है ये नाकाम हो जाए? देखिए, सबसे पहले हैदर भाई आपको और सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। और मैं चाहूंगा कि हमारा आपका सबका ध्येय एक ही होनी चाहिए कि दुनिया में अमन रहे, चैन रहे, शांति रहे, सब खुशहाल रहे, सब आगे बढ़े, अपने अपने जो भी सबकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें बेहतर तरीके से उसको पूरा करें। तो ये होनी चाहिए। यदि हम आज भारत की बात करें तो एक चीज की, जब भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए और उस दौर में एक सोच थी आइडिया ऑफ इंडिया की, तोड़ने की नहीं थी, जोड़ने की थी, कि डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट जो है कास्ट, इन सब को एक साथ लेके चला जाए, किसी का कम किसी का ज्यादा, हर एक की कोशिश की जाए कैसे पूरी की जाए और उसमें सामंजस्य बिठाया जाए। कैसे जो सबसे दबे कुचले हैं, पीड़ित हैं, गरीब हैं, उनको ऊपर उठाया जाए, और किस तरह से जो अपर कास्ट है या जिन जो सक्षम है उनसे कहा जाए आप ये पैसा अपने खजाने में दबा के मत रखिए, इसको निकालिए और इसको निकाल के आप कुछ उद्यम लगाइए, कुछ इंडस्ट्री लगाइए, कुछ व्यापार व्यवसाय कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए। इसके लिए प्रोत्साहन किया गया और इस आइडिया ऑफ इंडिया जो महात्मा गांधी ने दिया उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेहतरीन तरीके से बनाया। और उसका नतीजा क्या हुआ था ये आप देखिए। दुनिया के उस दौर में जब हिंदुस्तान के का खुद का अपना बजट बिल्कुल थोड़ा सा था, और आप सोचिए तब हिंदुस्तान दुनिया के 1 दर्जन देशों की उसने सुलह समझौते करा के शांति कराई थी। किस तरह से स्वेज नहर का मसला इतना चर्चित है कि किस तरह से नेहरू नासिर के साथ खड़े हो गए
और किस तरह से उन्होंने वो सोवियत रूस जो दोस्त था उसको भी ताकीद किया था, नहीं गलत नहीं कर सकते। तो नेहरू ने वो एक सिखाया कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या होता है। सही। आज ये काम पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान को करना चाहिए था। हिंदुस्तान को आगे बढ़ के कहना चाहिए था कि हम चूंकि बड़े मुल्क भी हैं, हमारे पास 145 करोड़ की आबादी भी है, और इतनी बड़ी आबादी के बाद हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जब चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दुनिया में अमन चैन के लिए एक बहुत जोरदार प्रयास करें। उससे हिंदुस्तान को भी फायदा था, पूरे दक्षिण एशिया में वो लीडर की तरह से फिर से एक बार स्थापित हो सकता था, लेकिन हिंदुस्तान ने वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अमेरिका के आगे डरा हुआ है, क्योंकि नेतन्याहू के आगे डरा हुआ है नरेंद्र मोदी, तो इसलिए नहीं हुआ। मैं आज आपकी हुकूमत की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि उसने इसके बावजूद सच कहने की हिम्मत जुटाई। उसने कहा कि हां, इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, इजराइल जिस तरह से नरसंहार कर रहा है वो असल में आदमखोर बन चुका है। ये जो आपने पॉइंट रेस किया अजय भाई, आपने जो पॉइंट रेस किया बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ये देख रहे हैं कि इस हमले से पहले नरेंद्र मोदी जिस वक्त दौरा करते हैं इजराइल का, वो वहां पर कहते हैं कि इजराइल हमारी फादरलैंड है। उनकी इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट को इंडिया में जो सेन लोग हैं वो कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती, और हम इसे एक अपनी नेशनल सेम के तौर पे देखते हैं। इजराइल हमारा फादरलैंड। इजराइल कहां था? 78 साल का इजराइल, 6000 साल से भी पुराना हिंदुस्तान, और वो हिंदुस्तान कह रहा है कि वो हमारा बाप है। हम बाप बदलने लगे हैं क्या? तो साहब, मोदी क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? ये जो आपने कहा, मोदी क्यों कोशिश कर रहे हैं कि बाप बदला जाए? निश्चित रूप से आज जो निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि पीडोफाइल में उस शख्स का नाम है, उस शख्स का नाम है उस जगह कि जिस तरह से उसने उन छोटे छोटे बच्चों का शोषण करने वाले के साथ में जो उसने अपनी मेल में लिखा है मोदी ऑन बोर्ड। भाई, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए तो उसने नहीं लिखा है, लेकिन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए लिखा है, हिंदुस्तान के और भी कई लोगों के लिए लिखा है। अच्छा, तो ये असल में डर है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा अजय भाई, हमने देखा गुज़िश्ता साल आपने भी इसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू की, बारहा हम लोग भी इसके ऊपर बैठे और हमने बात की जो गुज़िश्ता साल की पाकिस्तान और भारत की जंग थी। ठीक है, वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था और आपकी भी राय ये थी कि उसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। ये जो स्पेसिफिक मामला था, जो पीस टॉक्स थी, इस पर तो कोई कंपैरिजन नहीं था, कोई मुकाबला नहीं था पाकिस्तान का भारत के साथ, लेकिन गोदी मीडिया ने जो शर्मनाक किरदार अदा किया, पाकिस्तान पीस टॉक्स करवा रहे ईरान और अमेरिका के दरमियान, लेकिन उसका कंपैरिजन बनाकर क्यों इसको भी भारत की डिप्लोमेटिक शिकस्त दिखाया खुद गोदी मीडिया ने। और लेकिन खैर बहरहाल वो तो अदरवाइज करते रहे चीजें डिस्कस, लेकिन इसका तो कोई ताल्लुक नहीं था भारत के साथ। फिर ये हरकतें गोदी मीडिया क्यों करता रहा कि आज पाकिस्तान की जीत को लोग भारत की शिकस्त कहना शुरू हो गए? उसकी वजह है कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर डरता है, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी डरते हैं उसका नतीजा है कि उनके जो विदेश मंत्री हैं, यानी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दलाली कर रहा है। अब ये शब्द अपने आप में शर्मनाक है। यदि आप जियो पॉलिटिक्स में ये काम करते हैं तो दलाली नहीं होती, बल्कि आप शांति दूत कहलाते हैं। अमन के पैगंबर ने हमारे जो दिया है संदेश, वो यही तो दिया है कि अमन चैन स्थापित करने के लिए सबको काम करना चाहिए। तो वो काम जो आपको सिखाया गया, वो काम आप ना करके जब वो कर रहा है तो आपको तो उसको धन्यवाद देना चाहिए था, सहयोग देना चाहिए था। सहयोग तो दिया नहीं। तो असल में नरेंद्र मोदी के डर के कारण यहां पर बिका हुआ जो मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वही इस तरह की चीजें फैलाता है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने जो यह प्रयास किया, वो सफल हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने वो बड़ी कोशिश की
पहली बार 50 साल के इतिहास में ईरान जो है अमेरिका के साथ में एक टेबल पर बैठा। इससे बड़ी और सफलता क्या हो सकती। मैं सलाम करता हूं इस बात के लिए, और यह काम दुनिया के हर देश को करना चाहिए। और मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी यदि आगे बढ़ के करते तो शायद नरेंद्र मोदी जो खुद को विश्व गुरु कहलाने की बड़ी मन में इच्छा पाले हैं, शायद वो विश्व गुरु बन जाते। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान ने एक अच्छा प्रयास किया और उस प्रयास के बाद में उसका कद बहुत बढ़ गया। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़ गया। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अजय भाई प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, भारत से अजय शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी तफसीलन उन्होंने एलेबोरेट किया कि अप्रोच इस वक्त क्या प्रिवेल करी है भारत में, लेकिन जहां पर नेगेटिविटी है वहां पे अजय शुक्ला साहब जैसे सेन लोग भी वहां पर मौजूद है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।